संसद में गतिरोध लगातार बना हुआ है। राज्यसभा एक बार फिर से पूरे दिन भर के लिए स्थगित हो गई। मंगलवार को विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। आज भी राज्यसभा में इस अविश्वास प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमें जगदीप धनखड़ पर गर्व है, हम कांग्रेस की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा होने लगा, जिसके चलते राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। दरअसल में ऐसा देखा गया है कि दोनों ही पक्ष चर्चा चाहते हैं, सदन चलाना चाहते हैं, और दोनों ही पक्ष, सरकार या विपक्ष, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो चर्चा तो चाहते हैं लेकिन सदन चल नहीं पा रहा है। बड़ी अजीब सी स्थिति है कि सरकार भी कह रही है कि हम चर्चा चाहते हैं, विपक्ष भी कहते हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन बावजूद हंगामा लगातार हो रहा है और राज्यसभा फिर से स्थगित करनी पड़ी। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है। आज भी 12वां दिन संसद का ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल जो विपक्ष है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। आज भी जो है प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष के सांसदों द्वारा, और रोजाना नए नए तरीकों से प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज राहुल गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब और तिरंगा देकर अपनी आवाज उठाई। दरअसल संसद परिसर में रोजाना अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी मुखौटा लगाकर, कभी बस्तों पर पिक्चर लगाकर। आज भी कांग्रेस सांसदों ने एनडीए सांसदों को गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट किया। आज भी संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी समेत अन्य सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज बुधवार को 12वां दिन है, लेकिन हर दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में काफी हंगामा होता है और हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। आज कांग्रेस के सांसदों ने बीजेपी सांसदों को तिरंगा और गुलाब देकर उनसे शांतिपूर्वक संसद चलाने की अपील की और कहा, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हाँ, संसद हम चलवाना चाहते हैं, जैसे ही हम संसद में जाते हैं तो वहाँ हंगामा होता है और हम संसद नहीं चला पा रहे हैं। कैमरामैन रफीक के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी अपनी रिपोर्ट बजट सत्र में संसद को सौंपेगी। आज भी जेपीसी की बैठक चल रही है। इस वक्त संसद भवन परिसर में बैठक चल रही है और सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि बजट सत्र में जब जेपीसी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो उसी सत्र में सरकार ये संशोधन विधेयक सदन में लेकर आएगी। संसद के दोनों सदनों से इसे पास कराने का प्रयास करेगी। अभी तक की जो बात है, चूंकि संसद में जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था और अब आगे 2 महीने में कुल 10 बैठकें तय कर दी गई है कि 10 बैठकें अगले 2 महीने में जनवरी आखिर तक में 10 बैठक होगी, जिसमें एक 2 दिवसीय टूर भी है, जिसमें पटना और लखनऊ की यात्रा जेपीसी करेगा और वहां जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करेगा। आज जो बैठक चल रही है संसद भवन परिसर में जेपीसी की, उसमें दारुल उलूम देवबंद को बुलाया गया है और वो इस विधेयक पर अपनी राय रख रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक जब से जेपीसी बनी है तब से 30 बैठक हो चुकी है और कई बैठक काफी हंगामेदार भी रही, गर्मा गर्मी वाली भी रही। सांसदों के बीच में कई बार बहस भी हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच। जो अध्यक्ष है जेपीसी के जगदम्बिका पाल, उन पे कई तरह के आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए गए। मार्ग गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। महाराष्ट्र में नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब तैयारी जोरों पर है। कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पहुंचे। उन दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। कल रात को मुंबई में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार और शिंदे के बीच एक लंबी बातचीत वहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को वहां पर नजर आई। इसके अलावा आज सुबह ही देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जाता है कि दोनों उप मुख्यमंत्री शिंदे और पवार आज रात को दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में अमित शाह के साथ इन तीनों नेताओं की वहां पर मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद नामों की लिस्ट लेकर वो मुंबई पहुंचेंगे। बताया जाता है कि 14 तारीख को महाराष्ट्र में नई मंत्रिमंडल का विस्तार वहां पर होने वाला है। इसके अलावा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो मौजूदा समय में उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें नगर विकास के अलावा 12 मंत्रालय वहां पर दिए जाएंगे। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 2 साल का जश्न।
सीएम सुक्खू ने 6 योजनाओं का किया शुभारंभ। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले बिलासपुर में कांग्रेस सरकार ने 2 साल का जश्न मनाया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 6 नई योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। हिम प्राकृतिक खेत उत्पादन का भी शुभारंभ किया गया और प्राकृतिक मक्की के पैसे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए। हिम भोग मक्की आटा भी लॉन्च किया। साथ ही हिम केंचुआ जैविक खाद योजना खरीद शुरू की। 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खाद खरीदी जाएगी। सीएम ने राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी की चाबियां सौंपी। इसके अलावा 5 आयुष मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई और 4 अधिकारियों को चाबियां सौंपी। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों को चेक बांटे। सीएम सुक्खू ने 1300 करोड़ रुपए की HP शिवा भागवानी विकास परियोजना जनता को समर्पित की। राजेश शर्मा, बिलासपुर, न्यूज़ 24। दिल्ली का तापमान कम हो रहा है, लेकिन दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मियां इस वक्त चरम पर हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जो हैं हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अब दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कल ऑटो रिक्शा के एक परिवार से मिलने गए, उनके घर लंच किया और साथ ही साथ ऑटो वालों को कुछ गारंटियां भी थी। यानी कि उनका ये कहना था कि ऑटो वालों का साथ अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से निभाएगी। इसके साथ ही देखिए बीजेपी भी अब पूरी तरीके से एक्टिव नजर आई। ठीक एक दिन बाद दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ऑटो स्टैंड पर पहुंच गए और वहां हजारों की संख्या में जो ऑटो वाले खड़े होते हैं उनसे मुलाकात की, बातचीत की, क्योंकि लगातार ऑटो वाले जो हैं उनका एक आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर रहा कि जो बातचीत है वो नहीं हो पा रही थी और इस वजह से वो खासे नाराज चल रहे थे। ऐसे में दिल्ली बीजेपी इस वक्त कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। जहां आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों को 4 गारंटियां दी, तो बीजेपी ने ऑटो वालों को 7 गारंटियां दे डाली। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने वापसी की है। इस वापसी में लाड़की बहन योजना का काफी अहम रोल रहा है। राज्य के पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने इस बात पर सहमति दर्ज की है। हालांकि इस लोकप्रिय लाड़की बहन योजना के बारे में बीजेपी विधायक नीतीश राणे का दिया गया बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। नीतीश राणे का कहना है कि जिन मुसलमान परिवारों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। राणे ने कहा कि वोट करते वक्त मोदी मुसलमानों को नहीं चाहिए, मुसलमानों को हिंदुत्व विचारधारा महायुति सरकार नहीं चाहिए, लेकिन हर एक सरकारी योजना का लाभ चाहिए। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या अधिक रहती है। नीतीश राणे ने सवाल किया कि मुसलमान लोगों को उनका धर्म महत्वपूर्ण लगता है तो योजना का लाभ क्यों ले रहे हैं। राणे ने आगे कहा कि वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विनती करने वाले हैं कि आदिवासी समाज को छोड़कर जिन्हें 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजना से बाहर निकाला जाए, जिसकी वजह से ज्यादा हिंदू समाज और उन्हें जो वोट करते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिले। बता दें कि नीतीश राणे पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं और पहले भी कई बार मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के एक खत ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। सीतापुर जिला कारागार में बंद पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने संभल के सहारे रामपुर पर अपना दर्द बयान किया है। उन्होंने सपा जिला अध्यक्ष के जरिए संदेश जारी कर कहा है कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना कि संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने अपने लेटर हेड पर जेल में बंद आजम खान का ये संदेश जारी किया। इस संदेश में आजम खान की तरफ से कहा गया है कि रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश और तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम होता रहा। उन्होंने अपने संदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा, वरना मुसलमानों को अपने हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव यूपी में बिजली निजीकरण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। अखिलेश ने कहा है कि बिजली का बिल बढ़ाकर जनता का शोषण किया जाएगा।
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा है कि पहले भाजपाई बिजली का निजीकरण करेंगे, फिर बिजली का रेट बढ़ाएंगे, उसके बाद कर्मचारियों की छटनी करेंगे, फिर ठेके पर लोग रखेंगे और ठेकेदारों से भाजपाई कमीशन लेंगे। अखिलेश ने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि बिजली के बाद क्या पता पानी के निजीकरण का भी नंबर आ जाए। बीजेपी सरकार में जनता पूरी तरह से त्रस्त है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि बीजेपी को अब जनता का बिल्कुल भी डर नहीं बचा है, क्योंकि ये कोई भी चुनाव वोट से नहीं बल्कि खोट से जीतते हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बंसीधर ब्रजवासी ने बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास रचने का काम किया है। कल तक जो बिहार के स्कूलों में शिक्षक हुआ करते थे, अब वो बिहार विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद तिरहुत स्नातक की सीट खाली हुई थी। उपचुनाव हुआ जिसमें बंसीधर ने अपने निकटतम प्रत्याशी जनसुराज के उम्मीदवार विनायक गौतम को 12,000 वोटों से हरा दिया। आरजेडी तीसरे और जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पर पहुंच गए। बंसीधर कुछ महीने पहले तक शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन शिक्षकों के समर्थन में आवाज बुलंद करने के आरोप में सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। उस समय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हुआ करते थे। अब पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है कि के पाठक ने ही एक शिक्षक को विधान परिषद का सदस्य बना दिया। न के पाठक बंसीधर को बर्खास्त करते और न ही बंसीधर ब्रजवासी आज एक एमएलसी बनते। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में इन दिनों मोहन सरकार धार्मिक आयोजन कर रही है। जन्माष्टमी के बाद गोवर्धन पूजा और फिर शस्त्र पूजा के बाद अब गीता जयंती पर गीता का पाठ यहाँ पर भोपाल और उज्जैन में कराया जा रहा है। और इसमें गीता पाठ में जो तृतीय अध्याय है उसके यहाँ पर पाठ किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और इसमें भोपाल की बात की जाए तो 5,000 से ज्यादा जो है वो यहाँ पर जो गीता पाठ करते हुए बटुक वो यहाँ पर नजर आए। आप ये भोपाल में कार्यक्रम इसी तरह का कार्यक्रम उज्जैन में भी, जहाँ पर 5 से 6,000 बटुकों ने एक साथ गीता का पाठ किया। और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यही मंच पर मौजूद रहे। और आपको बता दें कि इसी तरह के आयोजन जो हैं इस गीता पाठ यानी कि गीता के पाठ के जरिए एक जो तृतीय अध्याय में कर्म का पाठ पढ़ाने का एक मकसद यहाँ पर था, उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से गीता पाठ कराने का यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया गया। और हजारों की संख्या में जो बटुक है यहाँ पर गीता पाठ करते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। 160 फीट गहरे बोरवेल में फंसे 5 साल के मासूम आर्यन को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लगातार ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस के साथ साथ पूरा प्रशासनिक महकमा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर को अलग अलग तरीके से इस बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पाइलिंग मशीन को भी यहाँ पर मंगा लिया गया है और ऐसी एक और पाइलिंग मशीन भी आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर एक और पैरेलल बोरवेल का खड्डा खोदा जाएगा 160 फीट गहरा ही। उसके बाद हॉरिजेंटल तरीके से वहाँ पर पाइप डालकर इस बच्चे तक पहुँचने की लगातार कोशिश की जा रही है। हर पल हर स्थिति का यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान निगाह रखे हुए हैं कि किस तरह से बच्चे की हरकत अंदर नजर आ रही है, किस तरीके से उस तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर आसपास गांव के तमाम लोग मौजूद हैं और ये सभी लोग इस 5 साल के मासूम आर्यन के सकुशल बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकलने की दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि अब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी जल्दी खत्म होता है, आर्यन को कितनी जल्दी सकुशल बाहर निकाला जाता है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, दौसा, न्यूज़ 24। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में लगातार हमले हो रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। वही जो इस्कॉन मंदिर के जिनमें प्रभु की गिरफ्तारी के बाद लगातार हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके विरोध प्रदर्शन को भी कहीं न कहीं रोका जा रहा है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पे बांग्लादेश से जो हिंदुओं की संख्या है धीरे धीरे कम होती जा रही है। हिंदू पलायन कर रहे हैं जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों को फिर मास डिलीशंस की जो एक चिंता है वो चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संज्ञान में खुद से लेकर चुनाव आयोग करेगा आप लोग की तरफ से किया जाए? हमने सारा डेटा मैंने कहा 3000 पेजेस का डेटा हम देके आए हैं। सर आपने कोई नाम सुझाया है जिनके खिलाफ होनी चाहिए? वो सारे जिन जिन लोगों का
एक तो शादरा के बीएलए बीजेपी का जो बीएलए उसके खिलाफ होनी चाहिए, और दूसरा जिन जिन लोगों ने जिन जिन विधानसभाओं में गलत डिलीशन के लिए दिए वो सब नाम हम देके आए हैं। सर कल जब आप बैठक ये दिल्ली वाला मसला भी आप उसमें सुप्रीम कोर्ट में ऐड करेंगे? किसमें? ये डिलीशन वाला जो मुद्दा है महाराष्ट्र को लेकर जो पिटीशन फाइल हो रही है सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, महाराष्ट्र में जो हुआ वो उसमें ये वाला इंक्लूड है, ये नहीं। सर आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, बस नहीं होगा। सर ओवरऑल तो ये आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उसको लेकर ये मुलाकात थी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की 2,565 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को नीलाम करने का आदेश दिया है। यह आदेश ईडी और बैंकों की याचिका पर आया है, जिसमें बैंकों ने अपने पैसे की मांग के लिए जो ईडी ने प्रॉपर्टी जब्त की थी उसको नीलाम करने की मांग की थी। इससे पहले मेहुल चौकसी की 125 करोड़ की संपत्ति नीलाम कर जो इन्वेस्टर हैं उनको पैसे लौटाए गए थे। उनमें मेहुल चौकसी के आलीशान फ्लैट और फैक्ट्री शामिल है। अगर कानून की बात करें तो अगर कोई भी देश में भगोड़ा कारोबारी है या भगोड़ा आरोपी है जो देश की अदालतों का सम्मान नहीं करता, अदालतों में पेश नहीं होता, तो उसकी संपत्ति को नीलाम किया जा सकता है और इसी कानून के तहत उसकी संपत्ति को नीलाम करके इन्वेस्टरों को लौटाया जा रहा है। इससे पहले की अगर बात करें तो 2019 से मेहुल चौकसी लंदन की जेल में बंद है। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। दाहोद में पकड़ा गया 10,000 लीटर मिलावटी खाद्य तेल, अलग अलग ब्रांड के 425 पाउच हुए जब्त, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने की कार्रवाई। दाहोद के करीब खरेड़ी जीआईडीसी में जब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने न्यू बाबाजी एंटरप्राइज पर छापा मारा तो वहां लाखों की कीमत का मिलावटी तेल बरामद हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट्री में वेस्ट ऑयल में से अलग अलग ब्रांड के पाउच, डिब्बे और बोतल में मिलावटी तेल पैक किया जाता था। इसी आशंका के तहत छापा मारा गया था। इस छापेमारी में पुलिस को वेस्ट ऑयल खरीदी के 2 बिल के साथ साथ 1,17,000 रुपए के पामोलिन सोयाबीन कपास तेल के 456 पाउच, 24 बोतल और 100 कैन बरामद हुए। इसके अलावा अलग अलग 17 ब्रांड के 425 पाउच, टेम्पो में रखे हुए 15 किलो के 104 डिब्बों में भरा हुआ 1505 लीटर पामोलिन वेस्ट तेल, 2 कच्चे बिल, 5 खाली बैरल के साथ ही 25 लाख की टंकी में से 12 लाख रुपए की कीमत का 10,000 लीटर तेल मिलाकर कुल 15,45,290 रुपए का मुद्दा माल जब्त किया गया है। फैक्ट्री में से जब्त किए गए तमाम अलग अलग ब्रांड के पाउच, कैन और डिब्बों को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मां वैष्णो देवी के द्वार में लाखों श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। इस साल की बात की जाए तो 1 जनवरी से अभी तक 90 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं। श्रद्धालु देश विदेश से बेहद ज्यादा संख्या में मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आ रहे हैं। अब श्रद्धालुओं को जल्द ही यज्ञ की सुविधा भी भवन में मिलेगी, उसी के साथ भवन में फैमिली रूम की सुविधा भी मिलेगी। अब वो दिन दूर नहीं है जब श्रद्धालु जो है कटरा से भवन तक रोबे के जरिए मां वैष्णो देवी के द्वार पहुंच पाएंगे। श्रद्धालु बेहद ज्यादा खुश हैं। खासतौर पर 31 दिसंबर पर श्रद्धालु जो है बेहद ज्यादा संख्या में आते हैं, क्योंकि 1 जनवरी की बात की जाए 2025 की तो हर एक श्रद्धालु की कोशिश होती है कि नया साल पर मां वैष्णो देवी के दर्शन को पहुंचे, मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करे। ऐसे में सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को भी बेहद ज्यादा चाक चौबंद किया जा रहा है। लेकिन श्रद्धालु सबसे ज्यादा खुश इस बात को लेकर है कि उन्हें जल्द भवन पे रोबे की सुविधा भी मिलेगी, फैमिली रूम की सुविधा भी मिलेगी और उन्हें यज्ञ की सुविधा भी जल्द मिलेगी। कैमरामैन मक्खन लाल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।